नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं सभी लॉ ग्रेजुएट्स को और सभी एडवोकेट्स को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप एक वकील हो और अपने कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हो तो आपने देखा होगा या अपनी सोसाइटी में भी आपने देखा होगा इतने सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जनरेट होते हैं। अब उनको इंसाफ दिलाने के लिए ना आम जनता के तौर पे कंफ्यूजन रहती है कि यार मैं किसके पास जाऊं मदद मांगने के लिए। हालांकि एक वकील को यहां पे उसका एक कर्तव्य होता है, एक ड्यूटी होती है कि उनको इंसाफ दिलाने में वो पूरी अपनी मदद करे। तो यहां पे आज मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक प्रोसीजर बताऊंगा कि अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस अगर कोई भी महिला के ऊपर करा जाता है, अब वो महिला शादीशुदा है या वो महिला शादीशुदा नहीं है, तो दोनों यहां पे विक्टिम के तौर पे अपना केस दर्ज करा सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का, जो मैं आज इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। हालांकि यहां पे आपको किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, आप एक वकील हो ना, तो आप अपने आराम से डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते हो। मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर यहां पे आपको बताऊंगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर जो लॉन्च होता है ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, अब ये होने जा रहा है 13 नवंबर सुबह 11 बजे। कोई भी नहीं इंडिया के अंदर आपको इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म की ये चीज देता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऊपर से। बस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, उस पर क्लिक करना है, एनरोल करना है, 13 नवंबर सुबह 11 बजे अपना टेस्ट देना है और 100% स्कॉलरशिप लेके चले जाना है। या फिर आपको लगता है कि आपकी और अच्छी रैंक आई है तो आपको टैबलेट या 5G स्मार्टफोन या ईयरबड्स या होम स्पीकर्स या गिफ्ट वाउचर्स, आपको ये प्राइजेस बिल्कुल देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एनरोल करना है, एक भी रुपया आपको पे नहीं करना पड़ेगा। यहां पे हमारा जुडिशरी का एक नया बैच भी लॉन्च होने जा रहा है 4 नवंबर से 12 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। अगर ये बैच आप देखना चाहते हो, लेना चाहते हो, 10% डिस्काउंट आपको SLG10 का कोड इस्तेमाल करके मिल जाएगा। और रैपिड रिवीजन की भी बात करें तो ये मेरा पर्सनल बैच है, ये हमारा 6 महीने की ड्यूरेशन के साथ में लॉन्च हो चुका है 27 तारीख से। बहुत ही सक्सेसफुली ये रनिंग में है, बहुत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो आप ये भी बैच ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड यूज करने पे SLG10। यहाँ पे एक और हमारा पुराना बैच है जो लॉन्च हुआ था 20 अक्टूबर से 12 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। आपको लगता है कि ये भी बैच हमारे को ज्वाइन करना चाहिए, साथ में आप कर सकते हो। SLG10 का ही कोड यूज करिएगा, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारा राजस्थान का रिजल्ट है। मैं भी चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम आपका भी इस लिस्ट में नाम आए और आप भी एज अ जज के तौर पे अपना एग्जाम क्रैक कर सकेंगे। आपको ये मैं बताना चाहूंगा, महाअभ्यास की हमारी सीरीज है 31 अक्टूबर तक कॉन्टिन्यूस तरीके से हर रोज ये रात के 9 बजे हमारी टेस्ट सीरीज रनिंग में है। तो आप ये ज्वाइन जरूर करेगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। फिर भी आपका कोई डाउट बनता है, क्वेरी आपके मन में आती है, इस QR कोड को स्कैन करके एक्सपर्ट के साथ अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ में ज्वाइन जरूर करिएगा। तो सबसे पहली बात आपको दिमाग में रखनी है कि ये जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस है, तो यार इसके ऊपर कोई कानून भी होगा। तो इसके ऊपर कानून है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। याद रखिएगा, इस कानून के तहत आप इस कानून की मदद लेके ही पर्टिकुलर महिला के फेवर में आप केस फाइल कर सकते हो। किसका? डोमेस्टिक वायलेंस का। कि एक रिस्पोंडेंट ने, एक यानी कि अपराधी ने यहां पे एक महिला के ऊपर बहुत अत्याचार करा है, उस अत्याचार का नाम है डोमेस्टिक वायलेंस। अब वो अत्याचार आपका किन किन सर्कमस्टांसेस में हो सकता है? फिजिकल वायलेंस में हो सकता है, सेक्सुअल वायलेंस में हो सकता है, इमोशनल वायलेंस में हो सकता है, इकोनॉमिकल वायलेंस में हो सकता है, मेंटल वायलेंस में हो सकता है। ये सारी क्लासिफिकेशन हमारे को मेंशन करी हुई है सेक्शन नंबर 3 के अंदर। याद रखिएगा, हमारे इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आपका जो क्लाइंट है यानी कि जो विक्टिम है, जो डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रहा है, तो उसको किस तरह से वायलेंस करा गया है, डोमेस्टिक वायलेंस करा गया है, तो आप सेक्शन नंबर 3 के अंदर जाके अपना पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, हालांकि जो मैंने पॉइंट्स बताए ये सारे कवर अप होते हैं। अब मुद्दे की बात यहां पे आती है कि अब मेरे को केस फाइल करना है, मैंने सारे कंप्लाइंस कर लिए, मैंने शेयर हाउस होल्ड पढ़ लिया, मैंने डोमेस्टिक रिलेशनशिप पढ़ लिया जो हमारे को सेक्शन नंबर 2F के अंदर मेंशन करा हुआ है, शेयर्ड हाउस होल्ड पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 2S पढ़ लिया कि जिसमें हमारा जो क्लाइंट है, मेरी जो क्लाइंट है महिला, क्या वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहती थी रिस्पोंडेंट के साथ में, ये भी आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। तो ये भी मैंने समझ के पढ़ लिया। तो अब यहां पे प्रोसेस के लिए आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 12 की आप डायरेक्ट एप्लीकेशन फाइल करोगे। किसको? मैजिस्ट्रेट को। तो सेक्शन नंबर 12 के अंदर सिविल मोटी मोटी बात ये लिखी हुई है कि कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित औरत है, महिला है, एग्रीव्ड जो महिला है, उसके बिहाफ पे कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट को फाइल कर सकता है। याद रखिएगा। अब यहां पे बात आती है कि एक ना DIR रिपोर्ट भी बनाई जाती है। तो आप एक वकील होने के नाते आपकी ड्यूटी बनती है कि आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाओगे और एज पर सेक्शन नंबर 9 क्लॉज 1 सब क्लॉज B की मदद लेके यहां पे आप प्रोटेक्शन ऑफिसर से बोलोगे कि भैया DIR फाइल करो, DIR प्रिपेयर करो। तो DIR की फुल फॉर्म होती है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जो एक प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास ही अधिकार होता है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को तैयार करके। जब आप अपनी कोर्ट के अंदर सेक्शन नंबर 12 की मदद से एप्लीकेशन फाइल करोगे ना मैजिस्ट्रेट को, तो DIR की रिपोर्ट भी अटैच होती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। अगर DIR मिसिंग है ना, तो आप का जो मैजिस्ट्रेट एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट खारिज कर देगा। याद रखिएगा। तो इस केस के अंदर सेक्शन नंबर 12 की मदद से
आप मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस केसेस की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको कुछ सर्कमस्टांसेस याद रखनी होती है, दिमाग में अपनी रखनी होती है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि यार ये एप्लीकेशन क्या मैं कोई कागज पे लिख के मजिस्ट्रेट को जमा करा सकता हूं? क्या मेरा फॉर्मेट वो माना जाएगा? नहीं। याद रखिएगा इसका जो फॉर्मेट होता है वो मैं फॉर्मेट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूंगा। सबसे पहली बात, फॉर्मेट में कहां पे मिलेगा? आप गूगल पे टाइप करेगा फॉर्म नंबर 2 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस का, तो वहां पे आपको मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा इस फॉर्म का। डायरेक्ट उसके आप प्रिंट निकालो, इस फॉर्म को प्रिंट निकालने के बाद अपना पेन से भरने लग जाओ और वही आपका एप्लीकेशन होगी सेक्शन नंबर 12 की खत्म बात। और कुछ भी यहां पे आपको कंप्लाइंस करने की जरूरत नहीं होती। बट याद रखना डीआईआर रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी, वो भी डीआईआर की बात हमारे को बता रखी है सेक्शन नंबर 9 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज बी के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर, याद रखिएगा। अब यहां पे डीआई फॉर्म नंबर 2 के अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, तो उसमें क्या लिखना होता है? सबसे ऊपर कि कोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट कौन सा है, और एक सेकंड, कोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट कौन सा है, एंड यहां पे जो है आपको क्या कौन व्यक्ति जो है एग्रीड पार्टी की एप्लीकेशन बना रहा है, ये फॉर्म कौन भर रहा है? तो एग्री पार्टी या तो खुद भर रही है या प्रोटेक्शन ऑफिसर भर रहा है, या फिर अगर कोई एग्री पार्टी के बिहाफ पे, यानी कि आप वकील होने के नाते आप भी भर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। क्योंकि हमारे को अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 12 के क्लॉज नंबर 1 में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, सबके पास अधिकार है कि वो एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट के पास फाइल कर सकते हैं, तो आप भी एनी पर्सन के अंदर इंक्लूड होंगे। तो यहां पे बात आती है सेकंड पॉइंट के अंदर फॉर्म के अंदर कि आपको क्या रिलीफ चाहिए। आप चाहते हो कि सेक्शन नंबर 18 के तहत प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है पास करा जाए मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसके फेवर में? महिला के फेवर में, कि भाई उसको प्रोटेक्ट करा जाए। या सेक्शन नंबर 19 का आप रिलीफ पाना चाहते हो कि रेसिडेंस का ऑर्डर, यानी कि आप रिस्पोंडेंट को बोलिए कि महिला को कोई रहने की जगह दे, किराए पे जगह दे। महिला जो है अपने पति के साथ या अपने पार्टनर के साथ जो रिस्पोंडेंट है उसके साथ नहीं रहना चाहती है, तो आप रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करिए एज पर सेक्शन नंबर 19। या फिर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 20 में, अगर महिला चाहती है कि नहीं 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 मुझे तो मॉनिटरी रिलीफ चाहिए, मुझे रिस्पोंडेंट से पैसे चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, मेरा इतना सारा नुकसान करा है उसने, इतना मारपीट करी है वगैरह वगैरह, तो यहां पे मॉनिटरी रिलीफ सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 21 में आप चाहते हो कि मतलब कस्टडी दी जाए, यानी कि अगर बच्चे जो हैं वो रिस्पोंडेंट के साथ रहते हैं तो महिला जो है कस्टडी के तौर पे भी अपना ऑर्डर पास करवा सकती है सेक्शन नंबर 21 की मदद से, याद रखिएगा। या फिर आप चाहते हो कि सेक्शन नंबर 22 के तहत मैजिस्ट्रेट आपके फेवर में कंपनसेशन ऑर्डर पास करे कि मेरा जो है रिस्पोंडेंट ने इतना इतना नुकसान करा है तो उसका कंपनसेशन मेरे को दिया जाए। या फिर इन सब भी में जो मैंने आपको सेक्शन 18 से लेकर 22 तक बताए हैं, ये सारी रिलीफ भी चाहिए ना, आप कर सकते हो, याद रखिएगा। और यहां पे लिखा हुआ है ना आखिरी पॉइंट में, जी पॉइंट में। अब थर्ड पॉइंट में लिखा है कि देखो सेक्शन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 18 में तुमको क्या क्या चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। या रेसिडेंशियल ऑर्डर में आप जो चीज रिलीफ पाना चाहते हो कि उसने मेरा डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो मेरे को बोलिए, उसको बोलिए कि मेरा घर उसने तोड़ताड़ कर दी है, अब मेरे को जो है कुछ रिलीफ क्लेम करने के लिए मेरे को दूसरी जगह पे रहने के लिए जगह दी जाए, और उसका पैसा कौन पे करेगा? रिस्पोंडेंट पे करेगा। अंडर सेक्शन नंबर 19 रेसिडेंशियल ऑर्डर आपको पास करवाना है। अब इसके अंदर बात आती है कि आप जो है 4 पॉइंट के अंदर कि आप अपने रिस्पोंडेंट के खिलाफ, अगर आपका रिस्पोंडेंट पति है तो या इन लॉज हैं, तो आप उनके खिलाफ कोई 498A ऑफ आईपीसी का मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हो, या आपने ऑलरेडी कभी करवा रखा है दर्ज, कि और साथ में आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, या सीआरपीसी में 125 में आप गए हो पहले कभी, या आपका केस चल रहा है, या आपको वहां से कोई रिलीफ मिली हुई है, उसकी डिटेलिंग आपसे मांगी जाती है एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2 भरते टाइम, क्योंकि सेक्शन नंबर 12 की जब एप्लीकेशन लगा रहे होंगे तो ये सारी चीज आपको डिटेलिंग देनी पड़ेगी। और भी ये सारी रिलीफ है, आप क्लेम कर सकते हो। अब एट द एंड यहाँ पे आपको अपना वेरिफिकेशन देना होता है, यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का सिग्नेचर करना होता है, बात खत्म। आपकी एप्लीकेशन प्रिपेयर हो जाती है। ये एप्लीकेशन जैसे ही प्रिपेयर हो जाएगी, आपको सेक्शन नंबर 12 के अंदर अपनी एप्लीकेशन डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अपनी एप्लीकेशन जमा करा देनी है। सिंपल बात, बस इतना सा आपको काम अगर कर दोगे तो एज पर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट को अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो कि हाँ यहां पे जो एग्रीड पार्टी है उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का अपराध हुआ है, तो एज द केस में भी जज साहब जो है वही आपने 18 से लेकर 22 तक जो भी रिलीफ मांगी होगी, तो वो जज साहब हकदार बनते हैं कि आपको रिलीफ दिला सकते हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, सेक्शन नंबर 12 का अगर हम क्लॉज नंबर 2 पढ़ेंगे ना, तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। वहां पे बोला हुआ है कि अगर मान लेते हैं, मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं कि वाइफ ने मेंटेनेंस या कंपनसेशन के तौर पे 10,000 रुपए मांगे हैं, ठीक है, अपने रिलीफ में 10,000 रुपए मांगे। अब सेक्शन नंबर 12 की क्लॉज नंबर 2 की बात करें ना, तो मैजिस्ट्रेट साहब के पास एक पावर आ जाती है कि मैजिस्ट्रेट साहब के पास इतनी पावर है कि वो 10,000 की जगह 15,000 भी दिला सकते हैं, मतलब कि एडवांस रिलीफ भी दिला सकते हैं कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं है वाइफ कम मांग रही है, इसको और एक्स्ट्रा दिलाया जाए। पूरे भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जितनी आपने रिलीफ क्लेम करी है उससे ज्यादा रिलीफ आपको मिलाने के लिए मैजिस्ट्रेट के पास कोई पावर हो, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर मैजिस्ट्रेट को पावर दी गई है अंडर सेक्शन नंबर 12 क्लॉज नंबर 2 के अंदर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आपको क्या करना है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करके लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाना, क्योंकि जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है आजकल के हमारे समाज के अंदर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।